आज हम राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे। संप्रभुता से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये जितने प्रश्न इस सीरीज में लिए गए हैं वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं का व्याख्यात्मक हल हम देखेंगे इसमें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संप्रभुता। पहला प्रश्न है, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? तो कौन सी विधि राष्ट्रीय मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि और लोक विधि। तो आम मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है वह है संवैधानिक विधि। ऑप्शन बी सही है। संवैधानिक विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। ब्राइस ने कहा है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो किस प्रकार के सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? राजतंत्र में, जनतंत्र में, अधिनायक तंत्र में और अभिजात तंत्र में। तो संप्रभुता जो है जनता में निहित होगी जनतंत्र के सरकार में। जनतंत्र की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। जनतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता के हाथों में अंतिम व निर्णायक शक्ति होती है और वह प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा था? यह हॉब्स ने कहा था, बोंदा ने कहा था, रूसो ने कहा था या ऑस्टिन ने कहा था? तो शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, यह कहा था रूसो ने। रूसो ने कहा है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु की होती है। रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य एवं कभी न त्रुटि करने वाली संस्था है। तो रूसो की संप्रभुता कैसी है? असीमित, अदेय, अविभाज्य एवं कभी न त्रुटि करने वाली संस्था है। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। तो यह है, देखिए, विधिक संप्रभुता। शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्य संचालन की दृष्टि से संप्रभुता के दो रूप माने गए हैं, एक विधि संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। राज्य में अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति विधिक संप्रभुता में निहित होती है। अंतिम आदेश जारी करने की जो विधि है वो किस में निहित होती है? तो संप्रभुता में निहित होती है, विधिक संप्रभुता में। नेक्स्ट है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो ऐसे कानून को क्या कहेंगे? ऐसे कानून को कहेंगे पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून या ऐतिहासिक कानून। तो ऐसे कानून को कहेंगे राष्ट्रीय कानून। राज्य द्वारा निर्मित तथा उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। यह राज्य में रहने वाले लोगों के निजी एवं सार्वजनिक संबंधों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? तो हॉब्स ने कहा था, टी.एच. ग्रीन ने कहा था, लॉक ने कहा था या जे.एस. मिल ने कहा था? तो जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, वो लॉक ने कहा था। जॉन लॉक ने प्रसिद्ध पुस्तक सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कानून और स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बाधाएं, हिंसा और अन्य कारक मार्ग में अवरोधक न उत्पन्न करें। नेक्स्ट है, यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चलता है? कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चलता है। किसका कथन है? यह अप्पा दुराई का है, आरजी गेटल का है,
डॉक्टर पीएस मुहार का है या आर.एन. गिलक्राइस्ट का है? तो यह कथन है डॉक्टर पीएस मुहार का। डॉक्टर पीएस मुहार ने कहा था कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। नेक्स्ट है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? तो यह सालमंड ने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था, डायसी ने कहा था या हॉलैंड ने कहा था? तो यह हॉलैंड ने कहा था। हॉलैंड ने कहा था कि कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। टी.ई. हॉलैंड ने अपनी मुख्य कृति एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यह कहा था एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में, के अंतर्गत कानून की परिभाषा के साथ कानून के मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, विधिक सर्वसत्ता का मतलब। विधिक सर्वसत्ता का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को शासन करने और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार। ऑप्शन बी है संसद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा देश का शासन। ऑप्शन सी है संविधान द्वारा एक व्यक्ति को पूरे अधिकार दिए गए हैं लेकिन वह सत्ता का उपयोग नहीं करता। ऑप्शन डी राज्य व संवैधानिक शासन, राज्य का संवैधानिक शासन। तो इसमें जो सही है, विधिक सर्वसत्ता का मतलब है कि एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार है। ऑप्शन ए सही है। विधिक प्रभुसत्ता उस व्यक्ति में मानी जाती है जो कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता का अधिकारी है। संपूर्ण राज्य के कार्यों और शासन का संचालन ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार से ही संपन्न होता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधिक रूप से सत्ता किसी को प्रदान की गई हो लेकिन सत्ता का वास्तविक प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा हो। नेक्स्ट है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो यह हॉब्स ने की, रूसो ने की, लॉक ने की या टी.एच. ग्रीन ने की? तो कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना सबसे पहली बार हॉब्स ने की। ऑप्शन ए सही है। हॉब्स को आधुनिक दर्शन का जन्मदाता माना जाता है। उसने ही राज्य की बाध्यकारी शक्ति के रूप में कानूनी संप्रभुता को पहली बार प्रस्तुत किया। बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता की आधारशिला मानकर अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित किया। नेक्स्ट, कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है? कानून संप्रभु का एक आदेश है, तो यह कथन लॉस्की का है, ऑस्टिन का है, बेंथम का है या डायसी का है? तो यह कथन है ऑस्टिन का। ऑस्टिन का ही कथन है कि कानून संप्रभुता का एक आदेश है। जॉन ऑस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में सकारात्मक कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। उन्होंने प्राकृतिक कानून और दैवी कानून का खंडन करते हुए कहा कि कानून ऐसे नियमों को ही माना जा सकता है जिसमें निम्न विशेषताएं हो। तो कानून कैसे नियमों किसको माना जाएगा? जिसमें ये नियम होंगे, इसकी उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो। इसकी उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो और इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। यह प्रामाणिक होना चाहिए, अर्थात इसका उल्लंघन करने पर दंड का विधान होना चाहिए। नेक्स्ट है, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की? पॉलिटिक्स में की, सिविल गवर्नमेंट में की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में की या लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में की? तो यह की लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ब्रिटिश विधिशास्त्री ऑस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की। प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, यह किसने कहा? तो यह अरस्तु ने कहा, संत थॉमस एक्विनास ने कहा, स्पेंसर ने कहा या हॉब्स ने कहा? तो यह कहा है हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसे लोग प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक कानून राज्य विहीन आस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं।
नेक्स्ट है कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत। तो कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो यह है आदेशात्मक सिद्धांत। कानून का आदेशात्मक सिद्धांत सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जिसका समर्थन बोदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन तथा डायसी की कृतियों में मिलता है। प्राकृतिक कानून के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न यह सिद्धांत सकारात्मक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग करता है और यह सुनिश्चित राजनीति के आदेश हैं। नेक्स्ट है वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने के अधिकार रहता है। तो यह कथन किसका है? हॉब्स का है, लॉक का है, रूसो का है या बोंदा का है? तो यह कथन है रूसो का। रूसो ने ही कहा था कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। हॉब्स के अनुसार वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश है जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है। प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश है जिसका केवल अलंकारिक महत्व है। नागरिक कानून का मूल तत्व यह है कि उसमें आदेश अथवा बल प्रयोग का भाव निहित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों में से अलग करता है? तो कौन अलग करता है? भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या जनसंख्या? तो यह करता है प्रशासन। प्रशासन अन्य समुदायों और संगठनों से अलग करता है राज्य को। राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य को अन्य मानवीय समुदायों एवं संगठनों से अलग करने वाला तत्व प्रभुसत्ता है, क्योंकि अन्य मानवीय संगठनों के पास राज्य ऐसी प्रभुसत्ता का अभाव होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 मूल तत्व हैं। राज्य के मुख्य 4 मूल तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य लक्षण है जो अन्य साहचर्यों में उसकी अलग पहचान बनाता है। प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं एवं कानूनों का पालन कराता है और विदेशी राज्यों के साथ लेन देन, मैत्री या युद्ध का निर्णय करता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो अभी हमने देखा कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का सर्वोच्च संस्था है? तो संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। के कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य का आम तत्व किसे माना जाता है? तो आम तत्व भी संप्रभुता को ही माना जाता है। आत्म तत्व संप्रभुता को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो भारत में संप्रभुता निवास करती है जनता में। ऑप्शन डी सही है। भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। संविधान की उद्देशिका में जनप्रभुता का विचार प्रकट होता है। उद्देशिका में स्पष्ट उल्लेख है कि हम भारत के लोग अंगीकृत अधिनियम एवं आत्मार्पित करते हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के रचनाकार यहाँ की जनता के प्रतिनिधि थे जो जनता के प्रति उत्तरदायी थे। डायसी ने भी इस मत का समर्थन करते हुए कहा था कि विधिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता रहती है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? तो प्लेटो ने, अरस्तु ने, बोंदा ने या लॉक ने? तो प्रभुसत्ता की धारणा को सबसे पहले निरूपण किया है बोंदा ने। ऑप्शन सी सही है। प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में जॉन बोंदा द्वारा अपनी पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत किया गया। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास निम्न क्रम में हुआ है। 16वीं शताब्दी में जॉन बोंदा, 17वीं में ह्यूगो ग्रोसियस और थॉमस हॉब्स। 17वीं में ह्यूगो ग्रोसियस और थॉमस हॉब्स यह तीनों थे और 16वीं में बोंदा थे। 18वीं में जे रूसो थे और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन थे। नेक्स्ट है वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके।
वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? बार्कर ने, सीले ने, गार्नर ने या गिलक्राइस्ट ने? तो यह परिभाषा दी है गार्नर ने। संप्रभुता राज्य का सबसे प्रमुख तत्व है। इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। गार्नर ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा है कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। ओपनहाइमर कहते हैं कि संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। ग्रोसियस ने कहा है कि संप्रभुता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होता है और जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह किसने कहा था? तो यह डायसी ने कहा है, गिलक्राइस्ट ने, बार्कर ने या ब्राइस ने? तो यह कहा है गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट का कथन है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, यह गिलक्राइस्ट ने कहा था। राजनीतिक विद्वानों ने वैधानिक प्रभुसत्ता तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता में अंतर किया। वैधानिक संप्रभुता वह है जिसके पास कानून निर्माण तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति होती है तथा यही सत्ता कानून को परिवर्तित या निरस्त कर सकती है। ब्रिटेन की संसद वैधानिक संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसकी सर्वशक्तिमत्ता के बारे में डायसी ने कहा है कि यह किसी वयस्क को वयस्क घोषित कर सकती है, राजद्रोही को मृत्यु के बाद भी ताड़ित कर सकती है, यह अवैध बच्चे को वैध बना सकती है, यदि यह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश बना सकती है। परंतु राजनीतिक संप्रभुता निर्वाचक मंडल की शक्ति का द्योतक है। यदि संसद को बनाती है तथा उसे बदल सकती है। डायसी ने कहा है कि जिस संप्रभुता को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे पीछे दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के पीछे वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है। जिस इच्छा को राज्य के नागरिक मानते हैं वही राजनीति संप्रभु है। नेक्स्ट है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता के प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? तो यह है डायसी का, गिलक्राइस्ट का, लिकॉक का या गैटेल का? तो यह है गैटेल का। राजनीतिक विद्वानों के अनुसार वैधानिक संप्रभुता का विचार एक प्रामाणिक सत्य है और इसे आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता संबंधी विचार एक कल्पना है। निर्वाचकों की इच्छाएं दलीय राजनीतिक, लोकमत, प्रचार और शिक्षा आदि के कारण बदलती रहती हैं, जिससे राजनीतिक संप्रभुता की धारणा स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसी संदर्भ में गैटल ने टिप्पणी की है कि वैधानिक संप्रभु के पीछे राजनीतिक संप्रभु को खोजने का कोई प्रयास संप्रभुता के संपूर्ण धारणा के मूल्य को नष्ट कर देता है और संप्रभुता के प्रभावों की सूची मात्र बना देता है। नेक्स्ट है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः क्या है? राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो है वैधानिक। वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा जो मुख्य है वो है वैधानिक है। प्रभुसत्ता के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या उसके वैधानिक अथवा विधि शास्त्रीय रूप में देखी जा सकती है। इसका यह कारण है कि राज्य की इच्छा का श्रेष्ठतम रूप
राज्य के कानून में निहित है, जो कभी भी बाध्यकारी होता है। इसलिए प्रभुसत्ता का पूर्णतया वैधानिक दृष्टि से अध्ययन, जैसा हॉब्स और बेंथम ने किया है, अपनी विशेष महत्ता रखता है। इस संदर्भ में इस शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या एक अंग्रेज न्यायविद जॉन ऑस्टिन ने प्रस्तुत की है, जिसने 1832 में ईस्वी में प्रकाशित अपनी रचना द प्रोविंस ऑफ जोरिन्स डिटरमाइंड में की थी। नेक्स्ट है, स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेरेमी बेंथम का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का या जॉन स्टुअर्ट मिल का। तो ये है जॉन स्टुअर्ट मिल का। उपयोगितावाद विचारक ने जे.एस. मिल अपने निबंध ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार का वर्णन किया है। वह स्वतंत्रता के दो रूप बताता है, एक स्व संबंधी तथा दूसरा पर संबंधी। स्व संबंधी स्वतंत्रता के विषय में मिल कहते हैं कि इस पर राज्य को कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु होता है। और पर संबंधी स्वतंत्रता में वह राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं। स्व संबंधी स्वतंत्रता का वर्णन करते समय पागलों तथा सनकियों को भी स्वतंत्रता देने की वकालत करता है, जो कि स्वच्छंदता का रूप ले लेती है। उसके इसी विचार की आलोचना करते हुए बारकर कहते हैं कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक रह जाता है। नेक्स्ट है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? तो बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को ग्रोसियस ने दिया है, ओपेनहाइमर ने दिया है, कांट ने दिया है या रूसो ने? तो बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को ग्रोसियस ने दिया है। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा 17वीं शताब्दी के विचारक ह्यूगो ग्रोसियस द्वारा दी गई थी। इस अवधारणा के अनुसार कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति के निर्धारण, अन्य राज्यों से मैत्री संबंध, लेन देन या युद्ध हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होता है। साथ ही वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु वैश्विक संस्थाओं द्वारा लागू किए गए नियम एवं प्रतिबंध राज्य की स्वीकृति पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया है। तो बाह्य संप्रभुता के आधार सिद्धांत को विकसित किया गया है, अभी हमने देखा ग्रोसियस द्वारा। ऑप्शन डी सही है। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन, तो आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया है हीगल ने, मैकियावेली ने, हॉब्स ने और बोंदा ने। तो यह क्या है? बोंदा ने। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग व प्रतिपादन बोंदा ने राजतंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने तथा पोप एवं सामंतों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से वर्ष 1756 में अपनी कृति 6 बुक्स कॉन्सर्निंग रिपब्लिक में किया। बोंदा ने राज्य को परिवारों एवं उनकी मिलीजुली संपदा का ऐसा संगठन कहा जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है। नेक्स्ट है, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले प्रतिपादन बोंदा ने किया, अभी हमने देखा। निम्न में किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो बोंदा, मार्क्स, ऑस्टिन। ऑप्शन बी बोंदा, मार्क्स, हीगेल। ऑप्शन सी हीगेल, लासवेल और हस्टन। तो ऑप्शन डी बोंदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। तो ये है बोंदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जाम बोंदा, ह्यूगो ग्रोसियस और जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है। संप्रभुता सिद्धांत का निरूपण 16वीं शताब्दी में जाम बोंदा, ह्यूगो ग्रोसियस और टॉमस हॉब्स तथा 18वीं शताब्दी में जे रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने किया है। तो बोंदा, ह्यूगो ग्रोसियस और टॉमस हॉब्स ने इसका 16वीं शताब्दी में प्रतिपादन किया और 18वीं शताब्दी में जे रूसो और 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि संप्रभुता
अंग्रेजी शब्द सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है। सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा तथा सुपर एनस से बना है, जिसका अर्थ है परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता, अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य तथा आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र हो, तो इस स्थिति में संप्रभुता कहते हैं। जाम्बोदा को आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक माना जाता है। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? बोदा को। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द है सुपरेनस। ऑप्शन ए सही है। निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? तो निरंकुश में विश्वास करते हैं लॉक, रूसो, हॉब्स या प्लेटो। तो हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करते हैं। हॉब्स निरंकुश प्रभुसत्ता का एक प्रमुख समर्थक थे। उनके अनुसार तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि निरंकुश या अमर्यादित संप्रभुता के समर्थक विचारक जाम्बोदा, टॉमस हॉब्स, जर्मी बेंथम और ऑस्टिन तथा हीगल आदि हैं। इस विचारकों के अनुसार संप्रभुता राज्य में सर्वोच्च शक्तिमान, अविभाज्य तथा अमर्यादित शक्ति है। इसके विरोध में मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया, जिसका मॉन्टेस्क्यू ने समर्थन किया। लॉक के अनुसार जनता तथा सरकार एक दूसरे को नियंत्रित करती है, जबकि मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सरकार के अंग ही एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है, किसके सामाजिक समझौते की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? तो यह बोदा, हॉब्स, लॉक और या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, हॉब्स। हॉब्स की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा। नेक्स्ट है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक, तो यह हॉब्स है। ऑप्शन ए सही है। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक हॉब्स। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक हॉब्स। देखिए कितनी बार पूछा गया है। हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था। तो हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु क्या था? समझौते का अंग था, समझौते से ऊपर था या व्यक्तियों के नीचे या प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित। तो यह था समझौते से ऊपर। हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते के ऊपर था। ऑप्शन बी सही है। हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते से ऊपर था। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च और पूर्ण होती है। संप्रभु को अपेक्षित अधिकार सदा के लिए सौंप दिए जाते हैं, जिन्हें वापस नहीं मांगा जा सकता। इन्हें वापस मांगने का अर्थ होगा सभ्य समाज को भंग करके प्राकृतिक दशा में लौट जाना, जहां शांति या सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हॉब्स कहते हैं कि किसी भी शासन प्रणाली के अंतर्गत, चाहे वह लोकतंत्र हो, अभिजात तंत्र हो या राजतंत्र हो, प्रभुसत्ता के लक्षण एक जैसे होते हैं और वह बहुत व्यापक होते हैं। प्रभुसत्ताधारी को उसके शासित या प्रजाजन न हो तो हटा सकते हैं, न दंड दे सकते हैं। नेक्स्ट है, लॉक ने समर्थन किया। तो लॉक ने किसका समर्थन किया? निरंकुश संप्रभुता का, सीमित संप्रभुता का, बिना किसी संप्रभुता वाले राज्य का या सामान्य इच्छा की संप्रभुता का। तो लॉक ने समर्थन किया है सीमित संप्रभुता का। लॉक ने लोगों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार देकर सीमित संप्रभुता का समर्थन किया। राज्य यदि लोगों को प्राप्त प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या सामाजिक समझौते द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है, तो लोग राज्य को दी गई शक्ति को पुनः वापस ले सकते हैं। लॉक का मानव अपने प्राकृतिक अधिकारों, जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति की रक्षा के लिए संविदा के द्वारा सरकार की स्थापना करता है। ऐसी सरकार की स्थापना एक न्यास या ट्रस्ट के रूप में की जाती है, क्योंकि वह कहता है कि यदि यह सरकार अपना दायित्व पूरा करने में असफल रहती है तो उसे हटाकर नई सरकार की स्थापना की जाए। इस प्रकार लोक क्रांति के अधिकार का समर्थन करते हैं।
उसने 1688 की इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति को उचित ठहराया। इस तरह लॉक एक संवैधानिक शासन का समर्थन करते हैं। लॉक मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हैं और कहते हैं कि सरकार बन जाने के बाद यह विवेक सरकार के पास नहीं जाता। अतः इस विवेक के माध्यम से उसे सरकार पर पूरी तरह निगरानी रखने का अधिकार है। वह ऐसे गृह स्वामी की तरह है जो अपने घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है, फिर स्वयं जागकर यह देखता है कि कहीं पहरेदार सो तो नहीं गया। इन उक्तियों से सिद्ध होता है कि लोग पूरी तरह सीमित संप्रभुता का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक लॉक थे, अभी हमने देखा। किसने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? तो यह ग्रीकों ने कहा था, अंग्रेजों ने कहा था, रोमनों ने कहा था या भारतीयों ने कहा था? तो यह रोमन ने कहा था। यूनानी विचारक प्रभुत्व की धारणा से अपरिचित थे। रोमन लोग ही पहले विचारक थे। उन्होंने सर्वसत्ता की धारणा को जन्म दिया। उन्होंने पहले से यह विश्वास चला आया कि लगभग प्रत्येक समुदाय में ऐसी अलंघनीय एवं जन्मजात शक्ति निहित रहती है जिनके द्वारा वह अपने सदस्यों को आदेश देता है और उसका पालन करवाता है। इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य करने की सत्ता को इम्पीरियम कहते हैं, जिसका अर्थ लगभग वही था जो आजकल प्रभुसत्ता या सर्वसत्ता का है। अतः सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है जिसके बिना वह अन्य समुदायों के समान हो जाएगा। और 1947 के पहले भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता था। 1947 के पहले भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता था। राज्य और समाज में अंतर करने वाले पहले सिद्धांतकार रोम के निवासी थे। एक दार्शनिक के रूप में राज्य की सर्वसत्ता का विचार सर्वप्रथम हमें अरस्तु के विचारों में देखने को मिलता है। अरस्तु के पॉलिटिक्स के अनुसार सरकार, जो कि राज्य के अंदर सर्वोच्च है, यह एक या कुछ या बहुतों के हाथ में होती है। रोम तथा मध्यकाल में यह विचार विद्यमान था क्योंकि कई न्यायविदों तथा विचारकों ने सर्वोच्च संपूर्ण सत्ता आदि पदों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, रूसों की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो यह सबकी इच्छा है, ये सही नहीं है। बाकी यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है और यह सदैव सही है, ये सही है। लोक कल्याण पर आधारित होने के कारण सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की हो सकती है या समुदाय की तात्विक इच्छा हो सकती है। इस इच्छा से संख्या नहीं गुण प्रधान है। संप्रभुता संपन्न होने की वजह से सामान्य इच्छा कानून की सृष्टा है। परमार्थ पर आधारित होने के कारण यह जन कल्याणकारी और सदैव सही होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल विल की विशेषताएं थी? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह स्थायी है या यह व्यक्तिगत है? तो इसमें जो है यह 1, 2 और 3 ये विशेषताएं हैं। यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है और यह स्थायी है। यह व्यक्तिगत है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी सही है इसमें। मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? तो यह क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता का, धार्मिक का, अभिजनोन्मुख का या संसदीय का? तो मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। रूसो ने सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया। आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम बोधा ने अपने ग्रंथ द 6 बुक्स
कंजर्विंग द रिपब्लिक में स्पष्ट रूप से किया है। लॉक का विश्वास था समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। ऑप्शन बी सही है। लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार प्रमुख अधिकार है। इन अधिकारों की रक्षा हेतु मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। इस प्रकार लॉक के अनुसार नागरिक समाज या राज्य मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु उत्तरदायी होता है। अतः राज्य की प्रभुसत्ता पूर्ण या असीम नहीं होती है, बल्कि वह शर्तों से बंधी होती है। नेक्स्ट है, लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है। तो विद्रोह का निर्णय लिया जाता है विधायकों के बहुमत से, सर्वानुमति से, संपूर्ण समाज से या इनमें से कोई नहीं। तो यह लिया जाता है सर्वानुमति से। लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे ट्रस्ट की संज्ञा दी है। यदि लोगों को यह लगे कि राज्य किए गए समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। रूसों का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है, जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो वाहन का है। रूसों का संप्रभु सामान्य इच्छा है, जो हॉब्स के लेवियाथन के समान ही अपने आदेशों को पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है। इस प्रकार के नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता में समानता देखते हुए वाहन ने रूसों के संप्रभु को सिर विहीन लेवियाथन कहा। रूसों की समान इच्छा हॉब्स के लेवियाथन की तरह पूर्ण सत्ता संपन्न है, परंतु लेवियाथन की तरह उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी यह कहा जाता है कि रूसों का प्रभुसत्ताधारी हॉब्स के ऐसे लेवियाथन की तरह है जिसका सिर कटा हुआ है। नेक्स्ट है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने या मिल ने? तो यह किया रूसो ने। ऑप्शन सी सही है। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने प्रतिपादित किया था। रूसो के अनुसार मनुष्य आपस में समझौता करके ही सत्ता या प्रभुसत्ता की स्थापना करते हैं, परंतु यह प्रभुसत्ता किसी ऐसे शासक की विशेषता नहीं होती जिसका अस्तित्व समाज से अलग या समाज के बाहर हो, बल्कि यह जनसाधारण के पास ही रहती है। इस तरह रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को बढ़ावा दिया। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है ऑप्शन ए, लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। ऑप्शन बी है, राजा राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। ऑप्शन सी है, राज्य प्रमुख पद पर वश उत्तराधिकार की प्राथमिकता दी जाती है। या ऑप्शन डी है, राज्य प्रमुख पद पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो इसमें लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है कि लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। ऑप्शन सी ए सही है। लोकप्रिय संप्रभुता में संप्रभुता का वास लोगों को माना गया है। इस प्रभुता का प्रयोग अलग अलग नागरिकों के रूप में तथा सामूहिक स्तर पर जनप्रभुता के रूप में किया गया है। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होने के कारण लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार लोकप्रिय प्रभुसत्ता एक शासक या वर्ग की सत्ता के विरुद्ध जनता की शक्ति है। इसमें दो बातें निहित हैं, वयस्क मताधिकार और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा विधानसभाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट है, रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है। तो रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है प्राकृतिक अधिकारों के विचार से, समूहों की संप्रभुता के सिद्धांत से या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से, उपर्युक्त सभी से।
तो रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित हैं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। रूसो लॉक की इस बात से सहमत है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं साक्षी हुआ करती थी, न तो किसी के पास वैयक्तिक संपत्ति हुआ करती थी और न ही परिवार। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना श्रम मिला देता था वह उसकी हो जाया करती थी। नेक्स्ट है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को कहा गया है। तो जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को क्या कहा गया है? लोकप्रिय संप्रभुता, बहुलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत या प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो यह कहा गया है एकलवादी सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत कहा गया है और यह अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। एकलवादी सिद्धांत को अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून, पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, जो राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़ा है। जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859 ने पहले सकारात्मक कानून की धारणा का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक कानून ऐसा कानून है जिसे किसी प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय ने, जो समाज में सर्वसत्ता संपन्न या सर्वोच्च हो, द्वारा बनाया गया है। सकारात्मक कानून की इस नींव पर ही ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की संकल्पना का निर्माण किया है। यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता की अवज्ञा मानने में अभ्यस्त न हो, बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हो, तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में प्रभु सत्ताधारी कहेंगे और उस समाज को राजनीतिक या स्वाधीन समाज कहा जाएगा। इस तरह संप्रभुता का यह सिद्धांत पूरी तरह अद्वैतवादी, एकलवादी है तथा उसके समक्ष कोई नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, बोदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन के अनुसार राज्य समाज की बुनियादी संस्था है एवं एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज हेतु कानून बनाती है। अतः कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में हुई। देखिए, व्याख्या से घबराइएगा मत। व्याख्या से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो व्याख्या से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के ही हैं, जो किसी ने जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, संप्रभुता की अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लॉक, ऑस्टिन, बेंथम और या मिल। तो यह है ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो वो है डुग्वी। बोदा, ऑस्टिन और हॉब्स हमने व्याख्या में देखा कि हैं, डुग्वी नहीं है। ऑप्शन बी सही है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? यह है जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक या रूसो। तो यह है जॉन ऑस्टिन, एकल के प्रतिपादक। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? तो इसमें से बहुलवादी चिंतक कौन नहीं है? कोल, बोंदा, लिंडसे या वेब्स। तो बोंदा जो है वो बहुलवादी चिंतक नहीं है। जिम बोंदा को संप्रभुता सिद्धांत का जनक माना जाता है। संप्रभुता को राज्य का प्रमाण तत्व कहा जाता है। बहुलवाद संप्रभुता के विपरीत धारणा है। यह सिद्धांत राज्य के संप्रभुता के गुण को मान्यता नहीं देता है, बल्कि राज्य को अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय मात्र मानता है। गियर्क, मेटलैंड बहुलवाद के जनक हैं और कोल, लिंडसे, डेवनपोर्ट, वेब्स, लास्की, मैकाइवर आदि समर्थक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो वो है बोंदा बहुलवादी के नहीं है। बाकी लिंडसे, मेटलैंड और गियर के जो है वो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं।
नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वाक्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कोटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला कोट जो है वो है ऑप्शन कथन ए में है कि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। और कारण आर है कि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। तो इसमें देखिए जो ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन ए सही है। निम्न में किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वो जॉन ऑस्टिन ने किया है। कई बार ये प्रश्न आया है। एकलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन, प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन। निम्न में ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक, देखिए ऑस्टिन के जो एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत है उसका आलोचक कौन है? सर हेनरी मैन, हॉब्स, बोंदा या लास्की। तो हेनरी मैन संप्रभुता सिद्धांत के, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के आलोचक हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में की है। मैन के अनुसार संप्रभुता निश्चित और श्रेष्ठ मानव में नहीं रहती। उसने कहा है कि इतिहास के पन्ने पलटने पर भी हमको ऐसे प्रधान के उदाहरण नहीं मिलते हैं। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि ऑस्टिन के सिद्धांत की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं यदि हम कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के भेद को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया डायसी ने, लास्की ने, ऑस्टिन ने या बोंदा ने? तो यह किया डायसी ने। विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता डायसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी थी। इसलिए विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वे पहले विचारक हो गए। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो वह डायसी ने किया। ऑप्शन सी सही है। एवी डायसी के अनुसार लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देशों में कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता संसद के हाथों में रहती है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता का सूत्र सर्वसाधारण के हाथों में रहता है, क्योंकि कानूनी प्रमुख सत्ताधारी सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया। तो यह भेद किसने किया था? बोंदा द्वारा, डायसी द्वारा, ऑस्टिन द्वारा या लास्की द्वारा? तो यह भेद किया था एवी डायसी ने कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के बीच। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद एवी डायसी द्वारा किया गया था। उन्हीं के शब्दों में विधिवेत्ता जिसे प्रभुसत्ताधारी मान्यता देता है उसके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ताधारी छुपा रहता है, जिसके सामने कानूनी प्रमुख सत्ताधारी को झुकना पड़ता है। अतः राज्य के मंच पर हम जिस कानूनी प्रभुसत्ताधारी को काम करते हुए देखते हैं उसका सूत्रधार पर्दे के पीछे रहता है। प्रभुसत्ता के इस रूप को हम राजनीतिक प्रभुसत्ता कहते हैं। नेक्स्ट है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया एवी डायसी ने। सर्वप्रथम एवी डायसी ने विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया, जहां विधिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया एवी डायसी ने। नेक्स्ट है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद एवी डायसी ने। नेक्स्ट है, किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया? डायसी ने। देखिए कितनी बार प्रश्न को पूछा गया है। इनमें से कौन संप्रभुता के बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? तो बहुलवादी अवधारणा से कौन नहीं जुड़ा है? मेटलैंड, क्रेब, दुर्खीम या हीगल? तो यह हीगल जो है वो नहीं जुड़े हैं। मेटलैंड, क्रेब और दुर्खीम बहुलवादी सिद्धांत के ही
समर्थक हैं और हीगल नहीं है। हीगल द्वारा राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहकर न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी राज्य को महान बना देता है। हीगल ने एकलवाद को स्वीकार कर राज्य को सर्वशक्तिमान बनाया। कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले आमंड है, ऑस्टिन है या अरस्तु है? तो यह है ऑस्टिन। प्रभुसत्ता का कानूनी सिद्धांत जॉन ऑस्टिन की महत्वपूर्ण देन है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो राज्य के कानूनी प्रभुसत्ता के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। उसके अनुसार जो कानून सामाजिक संबंधों का नियमन करता है, जिसका ध्येय न्याय तथा जन कल्याण करना है, वह प्रभुसत्ताधारी की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट है, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है ऑस्टिन को। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अविभाज्यता या जनसंख्या? तो जो विशेषता नहीं है वह है जनसंख्या। सर्वव्यापकता, स्थायित्व और अविभाज्यता संप्रभुता की विशेषताएं हैं। संप्रभुता की अन्य विशेषताओं को अगर आइए देख लेते हैं। पूर्णता, सार्वभौमिकता, अद्वैयता, स्थायित्व और अविभाज्यता। जनसंख्या जो है वो राज्य का तत्व है। राज्य के 4 अंग माने जाते हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? तो यह है विभाज्यता। वही वाला प्रश्न है कि कौन सा लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो विभाज्यता। निम्न में कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अस्थायी। इसमें संप्रभुता की विशेषता अस्थायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? तो यह है विभाज्यता। वही वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है? स्थायित्व और सार्वभौमिकता। तो यह दोनों है, स्थायित्व भी है और सार्वभौमिकता भी है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्यों की सर्वोच्च शक्ति है। यह बोंदा का है, एच गार्डनर का है, हेराल्ड लास्की का है या आयातुल्ला रोहल्ला खोमेनी का है? तो यह है जेम बोंदा का। जेम बोंदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों के प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। जेम बोंदा 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक और न्याय शास्त्रवेत्ता थे। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में बोंदा की ख्याति प्रभुसत्ता की संकल्पना का आधुनिक पूर्णतावाद के सिद्धांतकार के रूप में है। बोंदा की प्रसिद्ध कृति द 6th बुक ऑफ कॉमनवेल्थ है। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता विरोधी है? समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद। तो एकत्ववादी का जो मुख्य विरोधी माना जाता है उसको बहुलवाद को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी या एकलवादी सिद्धांत के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य का सारभूत और अनिवार्य लक्षण है। इसके बिना कोई समाज राज्य का रूप धारण नहीं कर सकता है। जबकि बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य की रचना हेतु प्रभुसत्ता अनिवार्य नहीं है। बहुलवादी सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध है तथा राज्य एवं समाज को एक ही नहीं मानते। यद्यपि वे राज्य को समाज की महत्वपूर्ण संस्था मानते हैं। वे राज्य की अखंड असीम प्रभुसत्ता को अस्वीकार करते हैं और समाज की अन्य संस्थाओं और समूहों को प्रभुसत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं। इस प्रकार के संकेतक अथवा नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। बहुलवाद के विचारक जो है वो है लियो डुग्वी है, ह्यूगो क्रेब है, हेराल्ड जे लास्की है, अर्नेस्ट बार्कर है, लिंडसे है और रॉबर्ट एम मैकाइवर है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया है?
तो एकत्व के सिद्धांत के जो विरोध के रूप में माना गया है वो बहुलवाद को माना गया है। नेक्स्ट है, बहुलवादी विश्वास करते हैं कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, नाम मात्र की संप्रभुता में या निरंकुश संप्रभुता में। तो बहुलवादी विश्वास करते हैं नाम मात्र की संप्रभुता में। बहुलवादी पक्ष में है राज्य के समाप्त करने के, राज्य विहीन समाज के, राज्य की शक्तियों को कम करने के या राज्य की शक्तियों को और बढ़ाने के। तो बहुलवादी पक्ष में है राज्य की शक्तियों को कम करने के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विचारकों का समूह बहुलवाद से संबंधित है। तो वो है अरस्तु, हीगल, डायसी, बार्कर, लास्की, क्रेब, रूसो, मैकाइवर, हीगल या ऑस्टिन, बोनापोल। तो वो है बार्कर, लास्की और क्रेब। ये बहुलवाद से संबंधित है, बार्कर, लास्की और क्रेब। अनेकवादी इसमें विश्वास करते हैं, अनेकवादी कानूनी अधिसत्ता में विश्वास करते हैं, राजनीतिक अधिसत्ता में विश्वास करते हैं, सांकेतिक अधिसत्ता में विश्वास करते हैं या संपूर्ण अधिसत्ता में विश्वास करते हैं। तो अनेकवादी जो है वो सांकेतिक अधिसत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी महत्व देते हैं राज्य को, समूहों और संगठनों को, सरकार को या न्यायपालिका को। तो बहुलवादी महत्व देते हैं समूह और संगठनों को, ऑप्शन बी सही है। बहुलवादी समूह और संगठनों को महत्व देते हैं, वे सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध हैं और यह तर्क देते हैं कि राज्य में कार्य कुशलता का नितांत अभाव रहता है। वे राज्य की अखंड असीम प्रभुसत्ता को अस्वीकार करके समाज के अंतर्गत राज्य संस्थाओं को और बड़ा हिस्सा देने की मांग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है। तो बहुलवादी विचारक जॉन ऑस्टिन नहीं है, वो एकलवादी विचारक हैं। बाकी GDH कोल, बार्कर और लास्की ये बहुलवादी विचारक हैं। बहुलवाद एकलवाद का विरोधी विचारधारा है। बहुलवादी विचारधारा का प्रवर्तक ऑटोवान, गियरके और मैटलैंड को माना जाता है। जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑस्टिन की प्रभुसत्ता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारण तत्व है यह निरंकुश है, यह विभाज्य है, यह निरंकुश नहीं है, या व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। तो यह है निरंकुश। ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व जो है वो यह निरंकुश है। ऑस्टिन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। अपनी कृति लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने माना है कि कानून की प्रामाणिकता के लिए राज्य की निरंकुश शक्ति को स्वीकार करना होगा। यदि कानून के पीछे दंड की शक्ति नहीं होगी तो वह नागरिक समाज में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी है। तो बहुलवादी कौन है, डेविड ईस्टन है, गैब्रियल आमंड है, रॉबर्ट डहल है या अरस्तु है। तो बहुलवादी जो है वो रॉबर्ट डहल है। रॉबर्ट डहल ने अपनी पुस्तक द प्रिसेप्ट टू डेमोक्रेटिक थ्योरी में लोकतंत्र के बहुलवादी स्वरूप को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम समर्थक था। तो यह लास्की थे, जैम्बोंदा थे, मैकाइवर थे या ऑटोवान गियर्क थे। और तो बहुलवादी सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो ऑटोवान गियर्क और मैटलैंड को माना जाता है, ऑप्शन डी सही है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम ऑटोवान गियर्क एवं मैटलैंड ने दिया। इन्होंने समूहों के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को चुनौती दी। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। यह लास्की का कथन है, लॉर्ड एक्टन का कथन है, सेबाइन का कथन है या हीगल का कथन है। तो यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का ही कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, समर्थक है, न तो विरोधी है और न समर्थक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार यदि कोई
निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त न हो, बल्कि प्रस्तुत समाज के लोग उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हों, तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में प्रभु सत्ताधारी कहेंगे और उस समाज को राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहा जाएगा। ऑस्टिन का प्रभुसत्ता संबंधी उपयुक्त मत प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत की स्थापना करता है। 19वीं सदी में प्रभुसत्ता के बहुलवाद सिद्धांत का उदय हुआ, जिसने राज्य की एक तत्वीय स्वरूप और उसका खंडन प्रभुसत्ता का खंडन करके उसे समाज की अन्य संस्थाओं के समकक्ष रखा और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं के महत्व पर बल दिया। नेक्स्ट है, संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है? तो संप्रभुता की अवधारणा जो है वो राजनीतिक है, विधिक है, दार्शनिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह विधिक है। संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया विधिक अवधारणा है। बोदा, हॉब्स, ऑस्टिन को ही एकमात्र संस्था मानते हैं। बोदा, हॉब्स और ऑस्टिन जो है वो राज्य को एकमात्र संस्था मानते हैं जो समाज के लिए कानून बनाता है। कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को ही प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो किसके मध्य किया गया है? ऑप्शन ए में है कि बोदा और हॉब्स के द्वारा, ऑप्शन बी में है कि बोदा और रूसो के द्वारा, ऑप्शन सी में है रूसो और ऑस्टिन द्वारा, या ऑप्शन डी में है हॉब्स और रूसो द्वारा। तो यह किया गया है हॉब्स और रूसो द्वारा। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है, हॉब्स और रूसो द्वारा। हॉब्स और रूसो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। नेक्स्ट है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है। राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में या शासक दल में? तो यह है विधि निर्माता निकाय में। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता संविधान का निर्माण करने वाले विधि निर्माता निकाय में आरोपित होगी। नेक्स्ट है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आड़े आता है, वह जनतंत्र विरोधी है या वह राज्य जनसेवा का निगम है। तो यह है परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवाद विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। ऑप्शन ए सही है। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि उनके अनुसार राज्य को अन्य संगठन एवं संस्थाएं उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य की सामाजिक प्रकृति एक ही संगठन में पूरी तरह व्यक्त हो सकती है जिसे राज्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो वो है क्रेब, हालैंड, गार्नर और डिग्बी। कौन नहीं है? तो गार्नर जो है संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत के आलोचक नहीं है। वैधानिक संप्रभु वह है जिसके पास कानून निर्माण करने तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति हो। कानूनी संप्रभु सदैव निश्चित तथा स्पष्ट होता है। ब्रिटेन में सम्राट सहित संसद कानूनी संप्रभु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हालैंड, क्रेब और डिग्बी ने संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत की आलोचना की है, किंतु गार्नर इस सिद्धांत के आलोचक नहीं है। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में या संसद में? तो लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो जनता में निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता का विचार नैतिक आधार पर जनता को प्रभु सत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि लोकप्रिय संप्रभुता की अनिवार्य शर्त है सार्वजनिक मताधिकार, विधानमंडल पर सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण और राष्ट्र के वित्त पर जनप्रतिनिधियों के सदन का नियंत्रण।
इस संकल्पना के अनुसार शासक वर्ग शासन का संचालन जनहित को ध्यान में रखकर करेगा, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए नहीं। तभी वह सत्ता धारण करेगा जब तक उसे सर्वसाधारण का विश्वास प्राप्त हो। यह सिद्धांत लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की संकल्पना जे रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो राजनीतिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता या नाम मात्र की संप्रभुता। तो संप्रभुता जो जनता को सर्वोच्च मानती है वो है जन संप्रभुता। नेक्स्ट है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है कि लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। ऑप्शन ए सही है। सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो सार्वजनिक संप्रभुता जो है वो जनता में निवास करती है। ऑप्शन ए सही है। किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की जिम्मेदारी निभाई? तो यह डेविड ईस्टन है, कार्ल ड्राइच है, रॉबर्ट ए डहल है या एमिल बोरेल है। तो यह है डेविड ईस्टन। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम के अध्ययन में डेविड ईस्टन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यवहारवादी विचारकों में डेविड ईस्टन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हीं के शब्दों में, व्यवहारवादी शोध हाड़ मांस के बने इंसान को ऊंचा उठाकर उन पर अपनी दृष्टि केंद्रित करता है। व्यक्तियों का मानवीय भावनाओं के साथ गहरा संबंध ढूंढा जा सकता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के कुछ उद्देश्यों की चर्चा की और उसे बौद्धिक आधार स्तंभ की संज्ञा दी है। इन आधार स्तंभों पर ही समस्त व्यवहारवादी आंदोलन रूपी भवन खड़ा है। इसे व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत एवं उद्देश्य के नाम से पुकारा जाता है, जो इस प्रकार है: नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण या शुद्ध विज्ञान एवं समायोजन। संप्रभुता एक विशिष्टता है। तो जनता की, राज्य की, सरकार की या संसद की? तो संप्रभुता विशिष्टता है राज्य की। संप्रभुता राज्य की विशिष्टता होती है। मनुष्यों के किसी समुदाय को राज्य की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब इसमें 4 तत्व हों: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। अगर ये 4 तत्व रहेंगे तभी किसी भी समुदाय को राज्य की संज्ञा दी जाएगी। प्रभुसत्ता ही राज्य का वह विशिष्ट तत्व है जो अन्य समुदायों से राज्य को पृथक करता है। प्रभुसत्ता के ही कारण राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति या प्रयोग करता है और अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? तो वो है ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस या गिलक्राइस्ट। तो ऑस्टिन जो है वो लौकिक संप्रभुता के समर्थक नहीं है। रूसो, लॉर्ड ब्राइस और गिलक्राइस्ट लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक हैं, जबकि ऑस्टिन जो है वो वैधानिक संप्रभुता के समर्थक हैं। जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार किसका है? तो यह है गैटेल का, डायसी का, गार्नर का या मैकाइवर का? तो यह गैटेल का है। गैटेल का यह विचार है कि जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। संप्रभुता ही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करता है। संप्रभुता अविभाज्य होती है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में गैटेल ने लिखा है कि यदि संप्रभुता परम पूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि संप्रभुता विभाजित है तो एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाता है, अर्थात जितनी संप्रभुताएं होंगी उतने राज्य हो जाएंगे। मैकाइवर एक बहुलवादी विचारक हैं। उनके अनुसार राज्य को संप्रभुता विभिन्न राज्य संघों में विभाजित होती है, अर्थात संप्रभुता के विभाजन से राज्य का विभाजन नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। यह किसने कहा था? यह मैकाइवर ने कहा था, लास्की ने कहा था, बिस्मार्क ने कहा था या हिटलर ने कहा था?
तो यह कहा था लास्की ने। लास्की ने कहा है कि चूंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। सत्ता किसी शक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके निर्देश को सही या प्रमाणिक मानकर उसका स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। जोसेफ डी मैस्ट्री के अनुसार सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन है। नेक्स्ट है, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होगा? तो यह लास्की का है। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह किसने कहा था? तो देखिए इसमें जो कथन दिया है वो इनमें से दो, जैसे कथन के रूप में इसका संबंध गैटिल से है, जबकि अवधारणा के रूप में इसका संबंध जो है वो ऑस्टिन से है। क्योंकि इसमें कथन पूछा गया है अतः इस प्रश्न का कोई विकल्प उत्तर के रूप में चयनित करना असंभव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? जिस तरह से बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरों को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरों को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। तो यह किसने कहा था? यह कथन संबंधित है सीले से, लीवर से, गार्नर से या गैटल से? तो यह संबंधित है लीवर से। उपरोक्त कथन जो है वो लीवर का है। संप्रभुता का अंग्रेजी पर्यायवाची सावर्निटी लैटिन सुपर एनस, जो लैटिन भाषा के सुपर एनस से लिया गया है। इसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति है, अर्थात संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: निरंकुशता, मौलिकता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अपृथकीकरणीयता, अनन्यता या अविभाज्यता। तो संप्रभुता को अपृथककरणीय बताते हुए गार्नर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी को नहीं दी जा सकती। इसी बात को लाइबर ने अपने शब्दों में कहा है। संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो यह निकला है सुप्रेनस से। ऑप्शन डी सही है। निम्न में कौन सा संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो यह स्थायित्व, निरपेक्षता, अविभाज्यता या अंतर्भव्यता। तो जो नहीं है वो है अंतर्भव्यता। ऑप्शन डी सही है। स्थायित्व, निरपेक्षता और अविभाज्यता संप्रभुता की ही विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है सॉवर्निटी शब्द सर्वसत्ता। यह शब्द लैटिन भाषा से इस शब्द से लिया गया है। तो यह लिया गया है सुपरएनस से। ऑप्शन ए सही है। प्रभुसत्ता नागरिकों और शक्तियों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। तो यह कहा था हॉब्स ने, ऑस्टिन ने, बोंदा ने या लॉक ने? तो यह कहा था बोंदा ने। प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में किसी मानवीय समुदाय को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से भिन्न बनाता है। संप्रभुता की परिभाषा देते हुए बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसेरिंग रिपब्लिक में कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। प्रभुसत्ता पर अन्य विचारकों की परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ विचारकों की परिभाषाएं। तो ग्रोसियस ने कहा है कि प्रभुसत्ता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा कोई नहीं टाल सकता। यह शासन करने की नैतिक शक्ति है। वर्गेस ने कहा है कि संप्रभुता जनता तथा जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। और जैलिनेक ने कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी आदेशों से बाध्य नहीं है। और ब्लैक स्टोन ने कहा है कि प्रभुसत्ता का यह वह अनिवार्य, सर्वोच्च और अनियंत्रित शक्ति है जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है। और बिलोबी ने कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करती है। इसलिए संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। संप्रभुता की प्रारंभिक झलक हमें अरस्तु एवं मैकियावेली के विचारों में मिलता है।
लेकिन फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक एवं न्यायशास्त्रवेत्ता जीन बोंदा ने 16वीं शताब्दी में एक सिद्धांत के रूप में इसकी समुचित व्याख्या की। इसलिए बोंदा को संप्रभुता का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। अपनी पुस्तक 6 बुक्स कॉन्सर्निंग रिपब्लिक में वह कहते हैं कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। बोंदा के इन विचारों को अल्थ्यूजीसस, ह्यूगो ग्रोसियस, हॉब्स, जॉन ऑस्टिन आदि विचारकों ने आगे बढ़ाया। यह ऑस्टिन के नेतृत्व में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। नेक्स्ट है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्राणगणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तो संप्रभुता की यह परिभाषा दी है बोंदा ने। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बोंदा का। ऑप्शन सी सही है। नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा दी है बोंदा ने। बोंदा ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। बोंदा ने संप्रभुता पर कानूनी दृष्टिकोण से विचार किया है और प्रभुसत्ता का कानूनी दृष्टिकोण सबसे पहले बोंदा और हॉब्स ने स्पष्ट किया और बाद में बेंथम और ऑस्टिन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कि बोंदा अमर्यादित संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक हैं। अमर्यादित संप्रभुता असीम, अदेय, स्थायी और अपृथकीकरणीय होती है। संप्रभुता के कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार संप्रभु विधि निर्माता है और यह मानव निर्मित विधि से सीमित नहीं है। यद्यपि बोंदा अमर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, तथापि वह ईश्वरीय कानूनों, प्राकृतिक कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को संप्रभु को सीमित बनाते हैं। नेक्स्ट है, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में कौन है? तो वो है ऑस्टिन। बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन के अनुसार राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बनाती है। अतः कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहते हैं। इसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में मिलती है। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है। तो किसके मध्य? अच्छाई और बुराई, नैतिक और अनैतिक, न्याय और अन्याय। तो प्रयुक्त सभी, इसमें से सभी हैं। हॉब्स ने संप्रभु को इतना सर्वोच्च और निरंकुश बना दिया है कि वह सभी बातों का निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार रखता है। अच्छाई, बुराई, न्याय, अन्याय, नैतिक, अनैतिक इत्यादि बातें सत्ता के निर्माणाधीन है। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। यह कथन है, तो यह लास्की ने कहा था। लास्की राज्य के संप्रभुता के दावे से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के लिए यह स्थायी हित की बात होगी कि वह संप्रभुता संपन्न राज्य के विचार का त्याग कर देगा। इस अवधारणा ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अराजकता मचा रखी है, अतः स्थायी शांति के लिए इसे त्यागना होगा। इंग्लैंड के राजनीतिक विज्ञान के विद्वान हेराल्ड लास्की ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स तथा अन्य कृतियों में एकलवाद प्रभुसत्ता की कठोर निंदा की है यह दर्शाने का प्रयास किया कि एकलवादी प्रभुसत्ता का सिद्धांत 20वीं शताब्दी के परिस्थितियों तथा वातावरण को देखते हुए एक विनाशकारी सिद्धांत है। उनके शब्दों में, यदि संप्रभुता संबंधी संपूर्ण विचार को त्याग दिया जाए तो यह राजनीति शास्त्र के लिए एक स्थायी लाभ होगा। लास्की आगे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र एवं सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंध है? तो नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये है अरिस्टोनी जो है वो संबंधित है। ऑप्शन सी सही है।
नागरिक संप्रभुता सिद्धांत का संबंध अरिस्टोनी से है। इनके अनुसार राज्य का कार्य नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना है। अंततः नागरिक ही राज्य के कार्यों का मूल्यांकन कर उनके औचित्य का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है राजनीतिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? तो यह है लियो डुग्वी का, ऑप्शन बी सही है। लियो डुग्वी ने चिंतन में राज्य के कर्तव्यों को प्रमुखता दी है, अधिकारों को नहीं। राज्य का बुनियादी लक्षण जनसेवा है, प्रभुसत्ता नहीं है। नेक्स्ट है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रीडमैन का, हायक का, आई बर्लिन का या एच स्ट्रॉस का? तो यह कथन है आई बर्लिन का। आई बर्लिन ने अपनी पुस्तक 4 एसे ऑन लिबर्टी में लिखा है कि राज्य व्यक्ति के स्वतंत्रता में भले ही कुछ बंधन लगाए, परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के क्षेत्र का हनन करे। जब प्रभुसत्ता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, नीचे दिए वक्तव्य दिए गए हैं ए और उसका कारण आर है और इनमें से सही पुट का चयन करना है। तो कथन ए जो है वो है मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सके और इसका कारण है कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकरण और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। तो इसमें जो ए है और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन ए सही है। किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो यह है ओपेनहाइमर का। ओपेनहाइमर ने संप्रभुता के बारे में कहा है कि यह सर्वोच्च प्राधिकार है जो किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। नेक्स्ट है, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है। इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। यह किसने कहा है? तो यह लीवर ने कहा है, जैक्सन ने कहा है, कैल्हाउन ने कहा है या गार्नर ने कहा है? तो यह कहा है कैल्हाउन ने। संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। इसका वर्णन एकलवादी, बहुलवादी तथा दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में किया गया है। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत में इसकी विशेषताएं निरंकुशता, मौलिकता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अपृथक्करणीयता, अनन्यता और अविभाज्यता आदि हैं। और संप्रभुता के अविभाज्यता के समर्थन में कहा गया है कि संप्रभुता पूर्ण है। उसके विभाजन का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। इस संबंध में कैल्हन ने लिखा है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार एक अर्ध वर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी व तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है। रूसो ने लिखा है कि संप्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है और गैटिल ने कहा है कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो यह कहा है एल.टी. हॉबहाउस ने, ए.डी. लिंडसे ने, बेंथम ने या मिडलैंड ने? तो यह कहा है बेंथम ने। बेंथम ने यह कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। लिंडसे ने परंपरागत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि अन्य समुदाय जो व्यक्ति के विकास में राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राज्य के समान ही लोगों की निष्ठा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? तो यह नहीं है। शक्ति संबंधात्मक है, शक्ति एक पक्षीय होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है या शक्ति स्थिति जन्य होती है? तो यह है कि शक्ति एक पक्षीय होती है, ये विशेषता नहीं है। बाकी शक्ति संबंधात्मक होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है और शक्ति स्थिति जन्य होती है। ये शक्ति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, चलिए ये प्रश्न जो है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।